हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम यूपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ 2023 का एनालिसिस करेंगे और जिसके थ्रू आउट ये सीखने का प्रयास करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी 2025 के लिए प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और 2024 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसके लिए क्या करें, किस तरीके से अपनी अप्रोच को रखें जिसके थ्रू आउट यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 को क्लियर कर सके। वो बच्चे भी जो भी फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं और ऐसे बच्चे भी जो मेनी टाइम्स यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उन्हें। यदि हम 2017 से 2023 के प्रीलिम्स पेपर का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि जीएस और सीसैट पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 2017 में प्रीलिम्स का पेपर जीएस का 2016 की तुलना में काफ़ी डिफिकल्ट था। 2016 में जो कट ऑफ है प्रीलिम्स एग्ज़ाम जीएस की जो है काफ़ी ज़्यादा चली गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए 2017 के प्रीलिम्स पेपर को काफ़ी डिफिकल्ट बनाया गया, लेकिन ये सिलसिला कंटिन्यू रहा। 2018 का प्रीलिम्स पेपर उससे भी डिफिकल्ट, 2019 का 2018 के समतुल्य रहा और 2020 का प्रीलिम्स पेपर 2018, 2019, 2017 की तुलना में और डिफिकल्ट हो गया। 2021, 2022, 2023 का पेपर का डिफिकल्टी लेवल और बढ़ता ही गया। 2023 का तो पेपर इतना डिफिकल्ट था कि अब उसकी कट ऑफ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 75 पॉइंट समथिंग करके गई है और ईडब्ल्यूएस की 66 पॉइंट कुछ करके और एससी कैटेगरी की जो है 59 मार्क्स। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल 2023 में कितना था। तो कट ऑफ जैसे जैसे पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे कट ऑफ भी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे आप इसको दो तरीके से इस पॉइंट को आप सोच सकते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच और एक नेगेटिव अप्रोच से। पॉजिटिव अप्रोच अगर आप देखें तो ये है कि अगर आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपको ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नंबर लाना है वो भी इतना आसान नहीं है। लेकिन एक पॉइंट तो है कि आपको 200 में अगर आप 80 प्लस का टारगेट रख के चलते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि आप कोई आपका जो सोचने का अप्रोच है, अगर आप पॉजिटिव एंगल से सोचें तो इसमें ज़्यादा मार्क्स आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, कम मार्क्स में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस कम मार्क्स को लाना भी एक चैलेंज, एक चुनौती है जिस तरीके का पेपर है। तो अगर आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कुछ स्पेसिफिक एरिया है जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट। इसके जो स्टैटिक पोर्शंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके स्टैटिक पोर्शन जो आप पढ़ते हैं और साथ ही साथ आप 1 से 2 साल का जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उस करंट अफेयर्स में जो इन सब्जेक्ट के स्टैटिक पोर्शंस है उस पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस स्टैटिक जो स्टैटिक पोर्शंस है जैसे जो एनसीईआरटी के थ्रू आउट आपको स्टैटिक आप कवर करेंगे और फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक के थ्रू आउट इन सब्जेक्ट का एनसीईआरटी के थ्रू आउट और स्टैंडर्ड बुक के थ्रू आउट जो आप इसके स्टैटिक पोर्शन को कवर करेंगे और साथ ही साथ जो आप 1 से 1.5 साल का जो आपका करंट अफेयर्स होगा वहाँ से जो स्टैटिक पोर्शन आपको सीखने को मिलेगा उन सभी पे एक बेहतर पकड़ बनाने की ज़रूरत है और उसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट मल्टीपल टाइम उसका रिविज़न करना है। यहाँ पे ध्यान देने एक पॉइंट ही आपको ध्यान में दे रहे हैं कि जो आपकी स्टैटिक पोर्शंस है उसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट उसको मल्टीपल टाइम उसका रिविज़न करना है। एटलीस्ट कम से कम जो है 30 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाएं। आप इसके लिए दिशा पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यूटिलाइज कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और एक पॉइंट ये देखें कि जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट है वो जैसे जैसे पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है वैसे फैक्ट बेस्ड पॉइंट की संख्या भी बढ़ रही है। तो फैक्ट बेस्ड पॉइंट को दिमाग में बैठाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट है वो आपसे बार बार भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप उसको एक शॉर्ट नोट्स में रखें।
आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक का रिवीजन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक का रिवीजन कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कुछ ऐसे फैक्ट बेस्ड पॉइंट है जो डाटा है जो आपसे बार बार भूल जा रहे हैं, उन्हें एक 60 नोट्स में रखें और उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजी अपनाएं, ताकि उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा समय देने की ज़रूरत है। 60 नोट्स में रखना है और उसी पे आपको एक्स्ट्रा समय देने की ज़रूरत है, ताकि वो फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाए जो आपसे बार बार भूल जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 स्टेटमेंट, 3 to 4 स्टेटमेंट डाले जा रहे हैं, वो स्टेटमेंट आपके तभी सही होंगे जब आपके जो स्टैटिक पोर्शन के जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट हैं उस पर आपकी एक बेहतर पकड़ हो। बेहतर पकड़ तभी होगी जब आप उसको समरी के रूप में रखेंगे, 60 नोट्स में रखेंगे और बार बार उसका मल्टीपल टाइम रिविजन करते रहेंगे। और उस फैक्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप सॉल्व करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो फैक्ट है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। जिस तरीके से पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, उससे एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कम से कम आपको 30 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय जो जो फैक्ट आपसे बार बार गलत हो रहे हैं, उन्हें क्या करना है, 60 नोट्स में रखना है और बार बार उसका मल्टीपल टाइम रिविजन करना है, ताकि आपकी एनसीईआरटी के जो फैक्ट हैं और जो कुछ स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको ये फायदा होगा कि जो आपके एनसीईआरटी के फैक्ट हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक के फैक्ट हैं, वो उसमें से कौन से फैक्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किस टाइप के फैक्ट प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा, ये आपको जानने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको सिखा देगा, बार बार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात क्यों कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जितना सिखा देगा उतना आप दिल्ली में जितने भी कोचिंग हैं सभी कोचिंगों को ज्वाइन कर लीजिए, तब भी वो कोचिंग आपको नहीं सिखा पाएंगी जितना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिखा देगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको तभी सिखा पाएगा जब आप ईमानदारी से, मेहनत से किसी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम आप एनसीईआरटी का रिविजन कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम अपनी स्टैंडर्ड बुक का रिविजन कर रहे हैं और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे। यानी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। जो प्रीलिम्स एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल उन बच्चों के लिए और डिफिकल्ट हो, प्रीलिम्स एग्जाम का जो पेपर है उन बच्चों के लिए और भी डिफिकल्ट हो जाएगा जो 100% कोचिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जो कोचिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो केवल कोचिंग की क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये प्रीलिम्स का पेपर और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको इस प्रीलिम्स के पेपर को जो डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ रहा है, वो एक पॉइंट ही क्लियर कर रहा है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट इस एग्जाम की तैयारी करे वो खुद से एफर्ट लगाने का प्रयास करें, खुद से सीखने का प्रयास करें, खुद से एनसीईआरटी को कवर करने का प्रयास करें, खुद से स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का प्रयास करें, खुद से करंट अफेयर्स को पढ़ने का प्रयास करें और उसमें से डाटा को कलेक्ट करने, उसमें पॉइंट निकालने का प्रयास करें। ये चीज़ें यानी आपको खुद से सीखना है। आप अगर दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहेंगे इस एग्जाम में, उन बच्चों के लिए एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट है जो खुद से एफर्ट नहीं लगा रहे, जो खुद से प्रयास नहीं कर रहे हैं, यानी जिनके स्टडी में सेल्फ स्टडी नहीं है, उन बच्चों के लिए प्रीलिम्स का पेपर, मेंस का पेपर और ही डिफिकल्ट होता जाएगा। तो ये पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, ये एक चीज़ ये भी क्लियर कर रहा है कि आप खुद से एफर्ट लगाना सीखें, किसी जो आपके सिलेबस में दिया गया उस सिलेबस को देख करके उस टॉपिक को खुद से पढ़ने का प्रयास करें, खुद से अपना अधिक से अधिक एफर्ट लगाएं। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो प्रीलिम्स एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। और एक पॉजिटिव अप्रोच है कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि इसमें आपका अगर जिस तरीके से पेपर का डिफिकल्टी लेवल एक पॉइंट ये भी क्लियर हो रहा है कि जो कंपटीशन है इसमें केवल आपका ही कंपटीशन है। आपको लगता होगा कि 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, इसमें जिस तरीके का पेपर वो क्लियर कर दे रहा है कि आपका कंपटीशन खुद से है। आपको 10 लाख इस एग्जाम में बैठ रहे हैं कि 20 लाख बैठ रहे हैं, मैटर ही नहीं करे, 1 करोड़ लोग बैठ रहे हैं कि मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि चाहे 1 करोड़ लोग बैठे, चाहे 1 लोग बैठे, हमें कट ऑफ क्लियर करना है। जैसे 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, 15 लाख लोग बैठ रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो लाना नंबर वो 80 नंबर के अंदर लाना है, या 80 नंबर या 90 नंबर के अंदर लाना है, 80 नंबर लाना है। 90 से अगर आप 75 प्लस और 90 के बीच में है तो आप प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो आपको जो एक इस कट ऑफ को क्लियर करना, आपके दिमाग में कट ऑफ होना चाहिए, संख्या नहीं होनी चाहिए। आप 10 लाख सोच रहे हैं, आप सोच 3 लाख लोग इस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो कैसे हमारा होगा। आप देखिए, लाख से मतलब ही नहीं है, जो कट ऑफ है
जिस तरीके से कट ऑफ जा रहा है, कट ऑफ क्लियर कर दे रहा है कि संख्या का कोई मैटर नहीं करता, इसमें कितने लोग बैठ रहे उसका वो मैटर ही नहीं करेगा। सपोज दैट अगर आप एक व्यक्ति केवल यूपीएससी एग्जाम दे रहा है, जैसे यूपीएससी एग्जाम केवल एक व्यक्ति देने जा रहा है, और तो अगर आप एक व्यक्ति केवल देने जा रहा है तो उसमें कट ऑफ को क्लियर कर दिया, मतलब आपके लिए बाउंड्री से रख दिया गया कि आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो फिर तो आपको 40% लाना पड़ेगा ना, कट ऑफ तो आपको उतना क्लियर करना पड़ेगा। तो संख्या पे आप ना जाए, कितने संख्या इतने पॉजिटिव तरीके से आप ऐसे सोच सकते हैं कि संख्या से इसमें कोई मतलब ही नहीं है कि 10 लाख बैठ रहे 20 लाख, क्योंकि कट ऑफ आप देखिए उस कट ऑफ से क्लियर हो रहा कि आपको उस कट ऑफ को क्लियर करने का टारगेट रखना चाहिए, संख्या का नहीं। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको लगेगा आप केवल अकेले इस एग्जाम को दे रहे हैं, आपकी लड़ाई आपकी खुद से लड़ाई है, संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। ये पेपर अगर कट ऑफ ज़्यादा जाता तो संख्या का डर रहता कि 10 लाख बैठ रहे 15 लाख लोग बैठ रहे, लेकिन जब इतना कम कट ऑफ जा रहा है, इससे एक चीज़ क्लियर हो जा रहा है कि आपको संख्या देखना ही नहीं है। आपको केवल ये सोचिए कि आप केवल एक व्यक्ति आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपको इस कट ऑफ को क्लियर करना है। आप इस कट ऑफ को क्लियर कर लोगे, यानी आप 80 नंबर ला रहे हैं, आप 75 पर अपने आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार जो आपको जरूरत है उसके कारण जो आप नंबर ला रहे हो, आप इतना कट ऑफ क्लियर कर ले रहे हो तो आपसे इस संख्या से मतलब ही नहीं। अगर इस तरीके से आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो आपका पढ़ने में मन भी लगेगा, आपको लगेगा यस आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो। लेकिन ये एटीट्यूड, ये अप्रोच आपको रखना पड़ेगा, यानी आपके अंदर से आप अपने दिमाग से आपको ये नेगेटिविटी निकाल देनी है, जो आप नकारात्मक सोच अपने दिमाग में रखते हो कि इतने ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं। ये कट ऑफ एक चीज़ ये भी क्लियर कर रहा है कि इसमें चाहे 10 लाख लोग बैठे 20 लाख लोग बैठे उससे मतलब ही नहीं। एक कट ऑफ एक पॉइंट क्लियर कर दे रहा है कि इसमें संख्या में ये करोड़ लोग बैठ रहे हैं तो उससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो उतना ही जानी है, कम होते ही जाना कट ऑफ का, कट ऑफ कम होते ही जाएगा। तो कट ऑफ को आप टारगेट रखिए, ना कि संख्या को देख करके आप ना डरें। ये जो प्रीलिम्स एग्जाम का जो कट ऑफ है जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये क्लियर कर दे रहा है कि संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। आप ये सोचो कि केवल आप खुद इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, आपकी लड़ाई आपसे है, खुद से है। इस अप्रोच से अगर आप तैयारी करोगे, इस अप्रोच से आप अपना ये एटीट्यूड आप पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखोगे तो ये एग्जाम आपके हाथ में होगा। आप इस चीज़ को सोचिए कि जब ये प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर हुआ था तो लोग लोग कह रहे थे पेपर डिफिकल्ट है, पेपर डिफिकल्ट है। आप ये बताइए क्या सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या पेपर के डिफिकल्ट होने से सिलेक्शन रुक गया? सिलेक्शन नहीं रुका ना। वो 1000 बच्चे, 1000 प्लस बच्चे सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए? यानी पेपर कितना भी डिफिकल्ट जाए, जितनी सीट है उतने सीट पे बच्चों को सेलेक्ट ही होना है, बच्चों सेलेक्ट होंगे। आप देख रहे हैं कि 23% पाने वाला, 24% पाने वाला यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया है। प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है, एसटी का कट ऑफ वो 47 मार्क्स गया, 47 नंबर गया, यानी इतना कम मार्क्स ला करके यूपीएससी एग्जाम को उन्होंने क्लियर किया है। तो कट ऑफ आप संख्या पे ना जाए, कट ऑफ देखिए, कट ऑफ से क्लियर हो जाएगा, आपकी लड़ाई खुद से है। तो आई होप डैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।